Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss a topic Ohm law and electrical resistance. Students, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और ओहम लॉ। तो सबसे पहले आते हैं ओहम लॉ की तरफ के ओहम लॉ क्या कहता है। सो अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। यानी जितना आप अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे करंट भी उतना ही इंक्रीज होगा। जितना आप वोल्टेज को कम रखेंगे इतना ही वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ पर ये बात ज़रूर रखिए कि ओहम लॉ ने जो ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था और उसने इस स्टेटमेंट में कहा है कि टेम्परेचर क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो हम अब क्या करें कि जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको रिमूव करते हैं, किसी कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे से वो कांस्टेंट जी है। अब यहाँ पर जी क्या है, वेयर G इज इक्वल टू, G को हम कहते हैं कंडक्टेंस, इसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। यानी जितना ज़्यादा वो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकेगा तो उस केस में वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट की। जितना आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे इतना ही करंट फ्लो करेगा। तो डिपेंड करता है कंडक्टेंस के ऊपर। अब ये कंडक्टेंस क्या है, G, वेयर G इज इक्वल टू 1/R। G जो है कंडक्टेंस, ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। R इस केस में क्या है, रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस है और G जो है वो क्या है, कंडक्टेंस। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी वहाँ पर बहुत कम कंडक्टेंस होगी, जैसे इंसुलेटर वगैरह। जहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत कम होगी वहाँ पर बहुत अच्छी कंडक्टेंस होगी, इलेक्ट्रॉन अच्छी तरीके से मूव करेंगे, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह। तो स्टूडेंट्स इस जी की जगह पर अगर मैं पुट करूँ 1/R तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी I इज इक्वल टू जी की जगह पर मैं पुट करूँगा 1/R इंटू क्या हो जाएगा, V। या R यहाँ पर डिवीजन में है, यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई, सो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। यह हमारे पास ओहम लॉ है। और यहाँ से R की अगर मैं वैल्यू रेशियो को कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो होगा V/I, यानी वोल्टेज और करंट के रेशियो को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और इसके बाद हम स्टूडेंट्स आते हैं यूनिट की तरफ कि इसकी यूनिट क्या है। इसकी जो यूनिट है वो हमें पता है वोल्ट, और करंट की यूनिट क्या है, एम्पेयर, और वोल्ट पर एम्पेयर को हम कहते हैं ओहम। इसको हम कहते हैं ओहम, जो कि यूनिट है रेजिस्टेंस की। ओहम रेजिस्टेंस की यूनिट है। जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आप देते हैं और उसमें 1 एम्पेयर का करंट फ्लो करें और वहाँ पर 1 ओहम के रेजिस्टेंस शो हो तो उसको हम कहते हैं कि 1 ओहम, यानी 1 वोल्ट पर 1 एम्पेयर। और रेजिस्टेंस है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये डिपेंड नहीं करता वोल्टेज और करंट के ऊपर, इसकी कोई डिपेंडेंस नहीं है। जैसे हमने कैपेसिटर में पढ़ा था, यहाँ पर आपको मैं याद दिलाता चलूँ कि हमने पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू CV या C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। उस केस में भी हमने कहा था कि जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड नहीं करता चार्जेस और वोल्टेज के ऊपर, बल्कि डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, परमिटिविटी, जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ जो मटेरियल जो हमने प्लेस किया था बिटवीन द 2 प्लेट्स, एंड एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा था मटेरियल मीडियम के ऊपर, एरिया के ऊपर, एरिया ऑफ द प्लेट, और जो सेपरेशन डिस्टेंस था D उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो कैपेसिटेंस चार्जेस और वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर रेजिस्टेंस भी वोल्टेज और करंट के ऊपर इसकी कोई डिपेंडेंस नहीं है। यह हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है फिजिकल डायमेंशंस के ऊपर, कि उसकी लेंथ के साथ रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होना है, वायर के लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर, इस तरह टेम्परेचर के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वोल्टेज और करंट के ऊपर इसकी कोई डिपेंडेंस नहीं है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स, कुछ मटेरियल है जो ओहम लॉ को ओबे करते हैं, यानी जितना आप अप्लाइड वोल्टेज देते हैं इतना ही वहाँ पर करंट फ्लो करता है। तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं ओहमिक मटेरियल, जो ओहम लॉ को ओबे करते हैं उसको हम कहते हैं ओहमिक मटेरियल। और ओहमिक मटेरियल जैसे कॉपर, सिल्वर वगैरह, ये तकरीबन ओहमिक मटेरियल हैं। उसमें क्या होता है, हम
क्या लेंगे यहाँ पर हम ग्राफ लेंगे I वर्सेस V, करंट और वोल्टेज का हम क्या लेंगे, ग्राफ लेंगे। और यहाँ पर जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे करंट ने इंक्रीज होना है, तो यहाँ पर आपको एक स्लोप मिलेगा और ये स्लोप आपके पास क्या है 1/r रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर एक एंगल होगा, वो एंगल होगा थीटा। यानी अगर ये स्लोप यहाँ पर इसके करीब है या बिल्कुल इसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो क्या होगा वो जीरो एंगल तो ऊपर जाते जाए। अभी जो आपको नज़र आ रहा है तकरीबन ये 45 के ऊपर होगा या इसके करीब होगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, अब हम इसको फाइंड करते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये देख लें कि हमने जो वर्टिकल लिया वाई एक्सिस के ऊपर वो करंट और वोल्टेज हॉरिजॉन्टल लिया। हॉरिजॉन्टल इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और जो ऊपर वाली क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, वो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। तो करंट डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर। अप्लाइड वोल्टेज आप जितना इंक्रीज करेंगे करंट ने इंक्रीज होना है। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे भी है कि जहाँ पर आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो जो टेम्परेचर वगैरह है वो डिक्रीज होता है, करंट बहुत स्मॉल फ्लो करता है, जो जिसको हम नॉन एटॉमिक मटेरियल कहते हैं, वो भी अब यहाँ पर उसको काफ़ी डिटेल से उसको स्टडी करते हैं। अच्छा, तो अब हम आते हैं ये जो थीटा एंगल है ये क्या है, ये स्लोप इक्वल्स टू, ये इक्वल होगा tan थीटा, और tan थीटा स्टूडेंट किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और बेस के। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, करंट I डिवाइडेड बाय क्या है, V। तो ये हमारे पास क्या आ गया, tan थीटा, ये इक्वल होगा I डिवाइडेड बाय V के, यानी tan थीटा इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय V, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आएगा डिवाइड, पॉजिटिव 1 के साथ ऊपर जाएगा तो ये tan इनवर्स हो जाएगा I डिवाइडेड बाय, हमारे पास हो जाएगा V। तो ये हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स I डिवाइडेड बाय V। और I डिवाइडेड बाय V किसके इक्वल, अभी हमने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू IR, यानी R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय I। अगर इसी का मैं रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये 1/r हो जाएगा I डिवाइडेड बाय V के। तो I डिवाइडेड बाय V की जगह पर मैं पुट कर सकता हूँ 1/r। तो आपको जो स्लोप मिल रहा है, बेसिकली हम स्लोप को ही लेकर आ रहे हैं, तो वो स्लोप कौन सा है, इस स्लोप को हम कहते हैं 1/r, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं ओहमिक मटेरियल तो हमने पढ़ लिया, जो ओहम लॉ को ओबे करते हैं, वोल्टेज की इंक्रीज के साथ करंट में भी इंक्रीज होना है। अब हम आते हैं नॉन ओहमिक मटेरियल, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो जो नॉन ओहमिक मटेरियल होते हैं, नाम से पता चल रहा है कि वो ओहम लॉ को ओबे नहीं करते, नॉन ओहमिक मटेरियल। तो नॉन ओहमिक जो मटेरियल होते हैं, इसमें हम थर्मिस्टर को स्टडी करते हैं, थर्मिस्टर, इसके अलावा सेमीकंडक्टर डायोड्स वगैरह जो हैं, सेमीकंडक्टर्स। नंबर 3 फिलामेंट बल्ब, फिलामेंट बल्ब जो 100 वाट का बल्ब यूज़ होता था, 100 वाट का पीले कलर का, जो कि इस शेप का बना होता है। ये टंगस्टन की बनी होती है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं इन तीनों को कि ग्राफ को हम स्टडी करते हैं और थोड़ा थोड़ा ये भी पढ़ लेते हैं कि थर्मिस्टर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, और जो फिलामेंट बल्ब है उसका कैसे प्रोसेस है। तो थर्मिस्टर का सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था, माइकल फेराडे ने दिया था 1830 में। फिर थर्मिस्टर को बाकायदा जब कमर्शियली पब्लिश किया गया वो 1930 में एक साइंटिस्ट थे, आई थिंक सैमुअल रॉबिन, जी बिल्कुल एग्जैक्टली सैमुअल रॉबिन थे, जिन्होंने 1930 में कमर्शियली पहली बार थर्मिस्टर को पब्लिश किया था। और थर्मिस्टर यूज़ किस लिए होता है, ये टेम्परेचर सेंसिटिव एक मटेरियल है, एक बना होता है
लेकिन जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, इसका जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ के साथ इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी। हालांकि होता तो ऐसे है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रॉन को रास्ता नहीं मिलता, एटम की कोलिजन ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को रास्ता नहीं मिलता, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन थर्मिस्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर की इंक्रीज़ के साथ जो फ्लो है चार्जेस का वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ये थर्मिस्टर है ये दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं NTC और एक को हम कहते हैं PTC। NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, PTC पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, दो तरह के होते हैं। तो NTC मींस नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होता है कि टेम्परेचर की इंक्रीज़ के साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो। तो यहाँ पर मैं जो थर्मिस्टर है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का, हम यहाँ पर लेट्स से इसका ग्राफ बनाएं, यानी I वर्सेस V, इसका आप ग्राफ बनाएं। तो यहाँ पर जो हमें वहाँ पर जो स्लोप मिल रहा था वो किसका था, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का। तो जो इसका बनेगा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला, तो वो हमारे पास इस तरह होगा, आप वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाएं अप टू सम हाउ, तो जितना आप वोल्टेज दे रहे हैं उतना करंट इंक्रीज़ होगा। लेकिन जैसे जैसे करंट के फ्लो की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज़ के साथ साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा, तो रेजिस्टेंस के डिक्रीज़ के साथ करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा और वोल्टेज वहाँ पर या तो सेम होगी या वो वहाँ पर वोल्टेज तो वैसे भी आप दे रहे हैं, लेकिन क्या होगा कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ के साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी और करंट मैक्सिमम उसमें से फ्लो कर स्टार्ट करना शुरू कर देगा। ये तो था थर्मिस्टर। अब हम आते हैं सेमीकंडक्टर की तरफ। सेमीकंडक्टर में जो डायोड होते हैं उनको दो तरह से कनेक्ट किया जाता है, एक को हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं, एक को हम रिवर्स बायस कहते हैं। रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, आप वोल्टेज देते जाए करंट फ्लो नहीं करता। एक स्टेज आता है कि उस स्टेज के ऊपर उसके जो तमाम बांड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और मैक्सिमम करंट वोल्टेज के साथ फ्लो करना स्टार्ट कर देता है रिवर्स बायस में। जबकि फॉरवर्ड बायस में जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं करंट इंक्रीज़ होता है, लेकिन टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है वहाँ पर तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ के साथ साथ यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ी बहुत डिक्रीज़ होती है, यानी ये भी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है फॉरवर्ड बायस में। तो इसका भी जब फॉरवर्ड बायस, ये हम इंशाल्लाह जो 7th यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक्स का उसमें काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आएगा ग्राफ, यानी टेम्परेचर के वोल्टेज जब आपने इंक्रीज़ किया तो करंट वहाँ पर स्मॉल फ्लो कर रहा था और फिर क्या हुआ, और टेम्परेचर के इंक्रीज़ के साथ साथ वहाँ पर बांड ब्रेक होते हैं और इलेक्ट्रॉन मज़ीद चार्ज के रिजोर में इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह की होती है, यानी करंट इंक्रीज़ होता है वोल्टेज के इंक्रीज़ के साथ। और इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं यहाँ बना लिया ना, वो रिवर्स बायस के लिए होता है। आप वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाए वो बांड ब्रेक नहीं होता, आखिर में बांड ब्रेक होते और मैक्सिमम करंट जो नीचे वाली लाइन है यहाँ पर करंट की, तो वहाँ पर ये करंट इसका मैक्सिमम हो जाता है। ये तो था स्टूडेंट्स किसका कंसेप्ट था, सेमीकंडक्टर का। ये जो था ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए थर्मिस्टर के लिए था। और फिलामेंट बल्ब के लिए भी ऐसे ही होता है। फिलामेंट बल्ब का अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊँ तो देखें, फिलामेंट बल्ब में भी अगर मैं I वर्सेस V ग्राफ ड्रा करूँ तो क्या होगा, जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं वहाँ पर पहले स्लाइटली करंट वोल्टेज के साथ साथ इंक्रीज़ होना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वहाँ पर रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि रेजिस्टेंस के इंक्रीज़ होने की वजह से वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो जाती है और चार्जेस को वहाँ पर मज़ीद रास्ता नहीं मिलता। तो करंट क्या हो जाता है, पहले वोल्टेज के साथ साथ फ्लो कर रहा था, लेकिन फिर वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर देता है। डिक्रीज़ होना क्यों स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वहाँ पर वो चूँकि हीट बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है, तो इस फिलामेंट के अंदर फिर जब करंट की जो मोशन होगी वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो ये था स्टूडेंट्स इसका बेसिक कंसेप्ट। हम आते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की तरफ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में कहा कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड नहीं करता वोल्टेज और करंट के ऊपर, बल्कि डिपेंड करता है वायर के फिजिकल डायमेंशन के ऊपर कि वायर का लेंथ कितना है, वायर का एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, और इसके अलावा वहाँ पर टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर को तो लेट्स से
हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करें अगर आज टाइम इसका इंक्रीज ना हुआ तो। और अब हम आते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की तरफ। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, ये अपोजिशन है टू द चार्जेस। जब भी चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो एटम के साथ कोलाइड होती है, यानी उसके रेजिस्टेंस उसकी तरफ से आती है। तो उस यानी उसकी मज़ामत जो उसकी तरफ से आ रही है एटम्स की तरफ से, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस है, लेट्स से मैं यहाँ पर एक कंडक्टर ले लूँ, कोई मटेरियल है जिसका जो लेंथ है वो क्या है, लेट्स से वो L है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो लेट्स से मैं कंसीडर करूँ A है। तो एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी है रेजिस्टेंस की, यानी जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। जैसे हम हाई ट्रांसमिशन के लिए पतले तार या तीन तार यूज़ नहीं कर सकते वायर, बल्कि थिक वायर यूज़ किए जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि जितना उसका एरिया ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस वहाँ पर उतनी ही कम होगी। और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ को, यानी जितना ज़्यादा लेंथ होगा वायर का उतनी ज़्यादा वहाँ पर वो रेजिस्टेंस को फेस करेंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बहुत ज़्यादा एटम के साथ उसने कोलाइड होना है और रास्ता उसने डिस्प्लेसमेंट को कवर करना है। तो जितना ज़्यादा उसका लेंथ होगा उतनी ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस। लेट्स से ये क्वेश्चन फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर 2, ये हम पढ़ रहे हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हम पढ़ रहे हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है। ये हर मटेरियल के लिए अपनी होती है, हर मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी होती है, क्योंकि उसके मटेरियल उसके एटम्स के ऊपर वो डिपेंड करता है, उसके कंडक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो अगर इन दोनों की इक्वेशन को मैं कंबाइन करूँ तो मेरे पास आ जाएगा R, ये क्या हो जाएगा L डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा A। दोनों इक्वेशन में R है और दोनों को मैंने कंपेयर कर दिया। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करें, इसको मल्टीप्लाई करें किसी कांस्टेंट से, इनटू L डिवाइडेड बाई A हो जाएगा, वेयर रो इज इक्वल टू, रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। रो क्या है स्टूडेंट्स? रेजिस्टिविटी। और रो इक्वल है किस चीज़ के? ए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई, सो आर ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पर एल इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर इक्वल्स आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आर ए डिवाइड बाई एल को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? इससे पहले मैं भूल गया, सॉरी, ओहम को जो डिनोट किया जाता है ओहम, ओमेगा, ग्रीक वर्ड है ओमेगा, और इसको हम कहते हैं ओहम। ये इसकी यूनिट है रेजिस्टेंस की। और एरिया की जो यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट है मीटर। तो मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो ओहम मीटर हमारे पास यूनिट आ जाएगी किस चीज़ की? रेजिस्टिविटी की। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स कंडक्टिविटी की तरफ। कि कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और वो है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस की। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस यानी जितनी ज़्यादा कम रेजिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा वो चार्जेस को कंडक्ट कर सकेगा, फ्लो करवा सकेगा। तो 1/r, और r की जगह पर मैं क्या पुट करूँ? r की जगह पर मैं पुट कर सकता हूँ रो L डिवाइडेड बाई A। रो L डिवाइडेड बाई A, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई A ऊपर आएगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। और इसकी यूनिट क्या होगी कंडक्टिविटी की? वो इक्वल होगी एरिया की मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो हमारे पास सॉरी रो नहीं होगा यहाँ पर, हम यहाँ पर कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो स्टूडेंट्स जो कंडक्टिविटी है वो क्या है? वो रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी की। जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा वो रेजिस्टिव को कंडक्ट कर सकेगा, रेजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। सो सिग्मा इज इक्वल टू, इसको हम कहते हैं सिग्मा, और 1/r रो की जगह पर मैं क्या पुट करूँ? आर ए डिवाइडेड बाय एल, तो यहाँ पर डिवाइड बाय एल आएगा, वो मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। तो इसकी यूनिट क्या होगी? लेंथ की मीटर, ओहम रेजिस्टेंस की, एरिया की क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। तो मीटर मीटर से कैंसर, तो हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, ये जब डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो पर ओहम पर मीटर, ये कंडक्टिविटी की यूनिट है, और रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो है ओहम मीटर। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। सो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।